नाउ हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम ट्रिक्स में, अ पार्ट ऑफ ऑफिसर्स अड्डा गाइस। तो आई होप सो आप सभी लोग एकदम मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और आज के सेशन में हम सभी लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं मेरे दोस्तों, वो डिस्कशन करने वाले हैं बेसल नॉर्म्स का। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बेसल नॉर्म में बेसल नॉर्म 1 पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? बेसल नॉर्म 1 को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप बेसल नॉर्म 1 कहिए, आप बेसल नॉर्म 1 की जगह पे दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं, बेसल एकॉर्ड 1। आप कहेंगे सर ये बेसल एकॉर्ड लिखा है, तो आप बेसल नॉर्म की जगह पे बेसल एकॉर्ड भी कह सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमने आप सभी को बताया था कि बेसल एकॉर्ड 1 या बेसल नॉर्म कब आया था? 1988 में आया था। लागू कब हुआ? तो 1992 में लागू हुआ। फिर इसके बाद में जो बेसल नॉर्म 2 आया, बेसल नॉर्म 2 आया, ये क्या था? ये इंप्रूवमेंट था। किसमें इंप्रूवमेंट था? बेसल नॉर्म 1 में हम लोगों ने इंप्रूवमेंट किया, कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए और बेसल नॉर्म 2 लेके आए। मतलब कहने का ये क्या है? इंप्रूवमेंट है। ये क्या है मेरे दोस्तों? जल्दी से बताओ। तो आप सभी लोग कहोगे ये इंप्रूवमेंट है। ये क्या है मेरे दोस्तों? इंप्रूवमेंट है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, मतलब हमने वी मेक अ न्यू रूल्स, हमने यहाँ पे नए क्या बनाए? रूल्स बनाए या नए नियमों को बनाया। साथ ही साथ में मैं आप सभी को बता दूं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, हमने फिर कहा था आपसे कि बेसल नॉर्म 3 भी आया। क्या आया? बेसल नॉर्म 3 भी आया। जो बेसल नॉर्म 3 आया, इसमें और इंप्रूवमेंट किया। किसमें हमने इंप्रूवमेंट किया? और अब जो हमने इंप्रूवमेंट किया वो इंप्रूवमेंट था बेसल नॉर्म 2 में। किसमें? पहले हमने बेसल नॉर्म 1 में किया, तो बेसल नॉर्म 2 बनाया, नए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। और फिर हम लोगों ने क्या किया मेरे दोस्तों? जल्दी से बताओ। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्कशन किया, वो डिस्कशन ये किया मेरे भाई, बेसल नॉर्म 2 में इंप्रूवमेंट किया, कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए और हम लोग लेके आए बेसल नॉर्म 3। इतनी बातें हम लोगों ने करी थी। साथ ही साथ में मैं बता दूं, बेसल नॉर्म 2 में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है? और बेसल नॉर्म 2 कब से लागू हुआ, इन सभी बातों पर हम लोग बात काम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। Was established in 1999 with a final directive in 2003 for implementation by 2006 as a Basel norm 2. This has been fully implemented under the guideline of Reserve Bank of India from 1st of April 2009. अब इस बात को समझिएगा और जानने की कोशिश करिएगा। इस बात को मैं आप सभी को यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा और यहाँ पर बताऊंगा, जिसे आप लोग समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बेसल नॉर्म 2 को क्या मैंने बोला? बेसल नॉर्म 2 को जो लाया गया, बेसल नॉर्म 2 को जो लाया गया, वो कहा गया इम्प्लीमेंट कब हुआ बेटा? इम्प्लीमेंट जो फाइनल डायरेक्टिव के साथ में आया वो 2009 में आया। कब आया? 2009 में, एज पर द गाइडलाइन ऑफ RBI, एज पर द गाइडलाइन ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पर पूर्ण रूप से फाइनल डायरेक्टिव जो आता है वो कब आता है? 2000, बोलो जल्दी से, कब आता है? तो आप सभी लोग कहोगे 2009 में आया। कब आया मेरे दोस्तों? 2009 में आया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और याद भी रखेंगे, ठीक? अब प्रश्न ये बनता है कि बेसल नॉर्म 2 में कौन कौन से पिलर्स हैं? क्या मैंने कहा? बेसल नॉर्म 2 में कौन कौन से पिलर्स हैं, हम लोगों को ये समझना होगा और ये जानना होगा। बेसल नॉर्म 2 में 3 पिलर्स हैं। कितने पिलर्स हैं? 3 पिलर्स को बताया गया है बेसल नॉर्म 2 में। कितने पिलर्स को बताया गया है? 3 पिलर्स को बेसल नॉर्म 2 में बताया गया है। आप ये देख पा रहे होंगे, बोलिए देख पा रहे हैं कि नहीं? चलिए, बेसल नॉर्म ये कह रहा है, ये है बेसल नॉर्म 2, ये है बेसल नॉर्म 2। अब बेसल नॉर्म 2 में जो 3 पिलर हैं वो कौन कौन से 3 पिलर हैं, हमें ये समझना होगा। पहला पिलर कह रहा है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। पहला क्या है? मिनिमम
मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये पहला पिलर है। ये है दूसरा पिलर जिसे कहते हैं सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। क्या बोलते हैं? सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। ये है आपका तीसरा, इसे कहते हैं इनहांस्ड डिस्क्लोजर डिसिप्लिन ऑफ मार्केट। या आप ऐसे आप सिंपल कहना चाहो तो कह सकते हो डिसिप्लिन ऑफ मार्केट, या मार्केट डिसिप्लिन भी आप कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? मार्केट डिसिप्लिन भी आप इसे कह सकते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में हमें क्या करना होगा? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में हमें क्या पूरा करना होगा, क्या हमें चाहिए होगा? कहते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जो CAR है, जो कार है, इट मीन जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है। क्या मैंने कहा? जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है, एडुकेसी रेशियो है, इसे आपको संपूर्ण रूप से, या आप इसे कहने ऐसे कहें फुल्ली, फुल्ली, या आप कह सकते हैं कंप्लीटली, आप इसे मेंटेन करें। क्या करें? आप इसे मेंटेन करें। मेंटेन करने का अर्थ क्या है? अब आपका प्रश्न ये होगा, मेंटेन करने का अर्थ क्या है? मेंटेन करने का अर्थ मेरे दोस्तों ये है कि जो भी संपूर्ण मात्रा में रिजर्व रखने के लिए कहा गया है, उस संपूर्ण मात्रा में आपको रिजर्व रखना है। जैसे कहा गया संपूर्ण मात्रा में रिजर्व रखना, संपूर्ण मात्रा में रिजर्व रखना, इसका अब अर्थ क्या है? रिजर्व रखना, इसका अर्थ क्या है? आपके मन में यह आ रहा होगा। इसका अर्थ ये है मेरे प्यारे मित्र, ये है मेरे प्यारे दोस्त, संपूर्ण मात्रा में जो रिजर्व रखने का अर्थ है वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। वो ये है कि जैसे मैंने कहा था कि कार को, जब सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि जो भी कंट्री मेंबर हैं बेसल में, उनको क्या करना होगा? उनको बेटा कम से कम CAR मेंटेन करना होगा। क्या CAR मेंटेन करेंगे? तो कहा गया था 8% मेंटेन करेंगे देश, लेकिन भारत के लिए स्पेशल गाइडलाइन थी कि आप 9% मेंटेन करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? संपूर्ण मात्रा में रिजर्व मेंटेन रखने का मतलब है कि आपको जितना कहा गया है, आप CAR को अपने रिस्क वेटेड एसेट का 9% आपको मेंटेन करना मैंडेटरी है, जरूरी है, और ये आपको करना भी चाहिए। मुद्दा क्लियर हो गया? इतना जल्दी से बताओ यस और नो। अब हम बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं अगले पॉइंट को। जैसे दूसरा पॉइंट आप सभी का कह रहा है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? पहला पॉइंट मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का अर्थ क्या है? कि CAR को आपको मेंटेन करना है फुल्ली कंप्लीटली, जो बताया गया है उतना संपूर्ण मात्रा में रिजर्व मेंटेन रखिए, मतलब 9% हमेशा रखिए। दूसरी बात कही गई है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। सुपरवाइजरी का मतलब होता है इट्स अ पार्ट ऑफ सुपरविजन, इट्स अ पार्ट ऑफ सुपरविजन। सुपरवाइजरी का मतलब क्या है? सुपरविजन। तो जो सुपरविजन है, सुपरविजन कैसे आप समझेंगे, कैसे आप करेंगे, उसे आपको समझना होगा और जानना होगा। सुपरविजन समझिएगा मेरी बात को। सुपरविजन क्या है? सुपरविजन का मतलब है जैसे आपने देखा किसी भी चीज को आप करने गए तो आपने देखा रिस्क क्या है, सुपरवाइज कर रहे हैं अगर आप, तो आपको देखना पड़ेगा रिस्क क्या है। तो यहाँ पे कौन सा रिस्क आप देखेंगे? क्रेडिट रिस्क देखेंगे। क्रेडिट रिस्क क्या है? दूसरा क्या देखेंगे आप प्यारे बच्चे मेरे? दूसरा देखेंगे ऑपरेशनल रिस्क क्या है? ऑपरेशनल रिस्क क्या है? ऑपरेशनल रिस्क क्या है? और जो तीसरा देखेंगे वो देखेंगे मार्केट रिस्क क्या है। कौन सा रिस्क मेरे प्यारे दोस्त? मार्केट रिस्क क्या है। बात समझ रहे हैं? ये तीन वो हैं पॉइंट। पहला सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, दूसरा
सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस में क्या हमने बताया, सुपरविजन आप कह सकते हैं। किसका सुपरविजन करेंगे हम? क्रेडिट रिस्क का सुपरविजन करेंगे, ऑपरेशनल रिस्क का सुपरविजन करेंगे, और किसका सुपरविजन करेंगे मेरे दोस्त? मार्केट रिस्क का सुपरविजन करेंगे। बात क्लियर है? अब सुपरविजन में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, हमें इसके लिए एक चार्ट भी प्रिपेयर करना होगा और उसे हम समझने का प्रयास करेंगे और जानने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, देखिएगा और समझिएगा। मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पर और चार्ट दिखाता हूँ बना करके। जैसे सपोज करिए आप अगर सुपरविजन कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, सपोज करिए आप क्या कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं। अगर आप सुपरविजन कर रहे हैं तो आपने एक चीज देखी यहाँ पे कि आपके पास में 3 तरीके के रिस्क हैं। पहला रिस्क कौन सा था मेरे दोस्त? क्रेडिट रिस्क। पहला कौन सा था? क्रेडिट रिस्क। दूसरा कौन सा था? तो आप कहोगे दूसरा था ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क। आपसे कहा जाएगा तीसरा कौन सा था? तो आप कहोगे सर मार्केट रिस्क। क्या कहोगे? मार्केट रिस्क। पहला कौन सा? जल्दी से बोलो। क्रेडिट रिस्क। दूसरा कौन सा? ऑपरेशनल। और तीसरा कौन सा? मार्केट। अब क्रेडिट रिस्क में क्या आता है? ये सपोज करिए बैंक क्या करता है, तो आप कहेंगे सपोज करिए मैंने कहा बैंक क्या करता है, तो बैंक आप सभी लोग जानते हैं बैंक क्या करता है। बैंक कोई पर्सन गया, मान लीजिए ये एक्स पर्सन गया बैंक, तो इसने कहा मुझे लोन चाहिए। क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो बैंक क्या करेगा? बैंक क्या करेगा? लोन देगा इसे। बोलो हाँ या ना? मतलब बैंक ने पैसे दे दिए लोन के रूप में। अब इस व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या बनती है? अब इस व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या बनती है? इस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि समय पर ये क्या करता है, तो आप कहेंगे इसकी जिम्मेदारी है समय पर ये रीपेमेंट करता है। क्या करता रहे? समय पर ये रीपेमेंट करता रहे समय पर। हाँ ठीक है, समय पर रीपेमेंट करता रहेगा। अगर मान लीजिए इसने पैसा नहीं दिया, तो सपोज करिए नहीं दिया, तो रीपेमेंट नहीं कर पाया, तो पैसा क्या होगा बैंक का? पैसा क्या होगा? डूब जाएगा। और अगर डूब जाएगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनपीए। ये बन जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट को ही आप चाहो तो कह सकते हो दूसरे शब्दों में बैड लोन्स। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? बैड लोन। बैड लोन्स कहते हैं। मुद्दा क्लियर है? गंदा लोन कह सकते हो, जो रीपेमेंट नहीं मिला, पैसा डूब गया। अब अगर पैसा डूब गया तो क्रेडिट रिस्क के आधार पर पैसा कैसे रिकवर करोगे, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहां पर रिकवरी कैसे होगी ये मैं आप सभी को बताता हूं। पहली रिकवरी करने का तरीका क्या है कि सरफाशिया आएगा। कौन सा आएगा? सरफाशिया। ये सरफाशिया क्या है बेटा? सरफाशिया एक एक्ट है। सरफाशिया क्या है? ये एक एक्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा DRT। तीसरा क्या आएगा? DRAT। चौथा क्या आएगा? ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। DRAT, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। और क्या आएगा? IBC। और क्या आएगा? IBC। बात क्लियर है? और क्या आ सकता है? और आ सकता है IBBI। IBBI। बीबी किसकी आई है तो आपको बाद में पता चलेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो। अच्छा, अगला क्या है मेरे दोस्त? अगला आपका है NCLT। NCLT ये वो माध्यम है जिन माध्यमों से उस पैसे की रिकवरी की जा सकती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। तो
तो ये तो बात हो गई किसकी मेरे दोस्त, ये बात हो गई रिस्क, कौन सा रिस्क, क्रेडिट रिस्क की। किसकी बात है ये, क्रेडिट रिस्क की बात है। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा ऑपरेशनल रिस्क की। किसकी बात करने वाला हूं, ऑपरेशनल रिस्क की बात करने वाला हूं। ऑपरेशनल रिस्क की अगर मैं बात करता हूं, ऑपरेशनल रिस्क का मतलब क्या है, जैसे कोई चीज काम कर रही है, अगर काम कर रहा है अच्छे तरीके से ऑपरेशन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऑपरेशन का मतलब है कोई चीज बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, काम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। काम अच्छा चल रहा है, ठीक है। आप पहुंचे, आप मान लीजिए गए बैंक पहुंचे। जब आप बैंक पहुंचते हैं, ठीक है, आप बैंक पहुंचे, बैंक में जितनी भी चीजें अभी चल रही थी, ऑनलाइन ऑफलाइन जितनी थी, वर्चुअल बैंकिंग जो भी चीजें थी, सब कुछ नेट बैंकिंग सब अच्छा चल रहा था। अब आप पहुंचे, मान लीजिए कहाँ पहुंचे, बैंक पहुंचे, तो ऑपरेशन में क्या आ गया, बैंक पहुंचे, जब बैंक पहुंचे तो आपने वहां देखा, क्या देखा कि यहाँ पर सर्वर रिलेटेड रोल जो हैं वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। सर्वर रिलेटेड रूल्स ये भी बढ़िया हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं कह दिया सीबीएस का मतलब क्या हुआ, सीबीएस का मतलब हुआ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सीबीएस का मतलब क्या हुआ, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को याद रखिएगा। कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, तो ये बहुत बेहतर चल रहा है। अब आगे और देखा, बैंक पहुंचे, आपने देखा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम मस्त चल रहा है, इसका सॉल्यूशन सर्विसेज भी बहुत अच्छी है। आगे पहुंचे, आपने देखा वर्चुअल बैंकिंग बढ़िया चल रही है, वर्चुअल बैंकिंग बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे पहुंचे, आपने देखा मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग बहुत बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो बैंकिंग, ठीक है। तो ये सारे जो फंक्शन हो रहे हैं ये ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल का मतलब ये नहीं कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है, मार्केट का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है आपकी सिस्टम का। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम है बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ बैंकिंग सिस्टम के ऑपरेशंस को चेक किया जा रहा है। जब ये सारी चीजें सही चल रही हैं तो इसका मतलब है बैंक में समय समय पर वैकेंसी भी आ रही होंगी, जो रिक्तियां हैं रिक्तियां भी आ रही होंगी। तो आपने देखा हाँ जॉब भी खूब आ रही है बैंक में, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब्स भी खूब है। तो ये जो सिस्टम है इसे कहते हैं पूरा ऑपरेशनल रिस्क। इसे क्या कहते हैं, ऑपरेशनल रिस्क के नाम से जाना जाता है। अब तीसरा मैंने कहा था, जो तीसरा पिलर था उसका नाम था मेरे प्यारे दोस्तों, क्या नाम था जल्दी से बताओ, उसका नाम था मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में दो चीजें होती हैं, मार्केट रिस्क में दो चीजें होती हैं। देखिए पहला क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क और मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में दो चीजें होती है, कौन सी होती है मार्केट रिस्क में दो चीजें, मार्केट रिस्क, ठीक है, मार्केट रिस्क समझिएगा। मार्केट रिस्क को कि मार्केट रिस्क कहता है कि ये बताइए आपको या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या तो लॉस हो रहा होगा, और मार्केट में है कौन, तो आप कहोगे बिजनेस में। तो बिजनेस में आपको क्या हो रहा है, बिजनेस में या तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, बोलो हाँ या ना, या तो आपको लॉस हो रहा होगा, या तो आपको लाभ हो रहा है या तो आपको हानि हो रही है। बोलो, या तो लाभ हो रहा है और या तो हानि हो रही है। इस बात को आप समझिएगा और इस बात को आप याद भी रखिएगा। मुद्दा क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ। अब बिजनेसमैन में क्या होता है, बिजनेसमैन क्या होता है कि जो भी उसका बिजनेस है वो किस तरीके से वो कैरी करके चलता है, उस बिजनेस को वो किस तरीके से कैरी करता है। देखिए आपने देखा होगा कुछ बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से लेके चलते हैं,
अगर आप व्यापार को बहुत अच्छे तरीके से कैरी करके चलेंगे तो व्यापार आपको भी कैरी करके अच्छे से चलेगा। बोलो यहाँ हाँ या ना। मतलब बिजनेस अगर अच्छा चल गया तो आप जानते हो सारी नौकरियां एक तरफ और बिजनेस एक तरफ। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी होती है, समझदार। जैसे कोरोना आया, कोविड आया तो सब बंद, सरकारी नौकरी चालू, वेतन मिल रहा है। तो देखिए अब आप ये कहें कि क्या ये हर बार आएगा, तो ये कहना तो मुश्किल है, पर हाँ आता जाता रहता है, ऐसी चीजें हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 बातों को समझा। कौन सी 3 बातों को समझा बताओ जल्दी से। पहली बात ये समझी सुपरवाइजरी में, सुपरविजन में, कि क्रेडिट रिस्क जो होगा वो कैसा होगा और कैसे क्रेडिट रिस्क को मेंटेन किया जाएगा। दूसरा हम लोगों ने जो समझा वो था ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या है उसे समझा। मान लीजिए ऑपरेशन बढ़िया नहीं चल रहा है तो बैंकिंग अच्छी नहीं होगी, बैंकिंग अच्छी नहीं होगी, लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा तो आप समझदार हो, खर्चे बढ़ते गए, लाभ घटता गया तो बैंक डूबने के कगार पर आ जाएगा। तीसरा क्या था, मार्केट रिस्क। मार्केट में क्या था, अगर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो बहुत ही समस्या है। बहुत ही क्या है, समस्याएं। बोलो या सब, इतना मुद्दा क्लियर सभी को। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग तीसरे पिलर की। तीसरा पिलर कौन सा था, डिसिप्लिन ऑफ मार्केट। किसकी बात करेंगे हम लोग, डिसिप्लिन ऑफ मार्केट की। सपोज करिएगा डिसिप्लिन ऑफ मार्केट में क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। कहते हैं डिस्क्लोजर ऑफ रियल पोजीशन या डिस्क्लोज रियल पोजीशन। आपके मार्केट में जो आपका बिजनेस है उसकी रियल पोजीशन क्या है, वास्तविक में आप लाभ में हैं या आप सिर्फ लाभ दिखा रहे हैं, ऐसा है नहीं। कई बार डेटा मिसमैच किया जाता है, कई बार डेटा क्या कर दिया जाता है, मिसमैच कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है मेरे दोस्त, डेटा मिसमैच कर दिया जाता है। ऐसा कई बार होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा और याद भी रखिएगा। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पर मैंने पहला कहा डिस्क्लोजर, क्या मैंने कहा, डिस्क्लोजर ऑफ रियल पोजीशन। आप अपनी वास्तविक पोजीशन को बताइए, आपकी वास्तविक पोजीशन क्या है इसे बताइए। दूसरी बात, टर्म एंड कंडीशन शुड बी फॉलोड। टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी फॉलोड। क्या मैंने कहा, टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी फॉलो। टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करिए और डिस्क्लोजर ऑफ रियल पोजीशन, और अपनी आप पोजीशन को, रियल में क्या आपकी पोजीशन है इसे आप डिस्क्लोज करें। ठीक है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है। अब टर्म्स एंड कंडीशन किसकी होगी, बैंक की होगी। भाई बैंक से रिलेटेड बातें हैं तो बैंक की तो होगी कि पड़ोसी की हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, बैंक की होगी। जल्दी से बताओ यस और नो। चलिए, इतनी बात सभी को क्लियर है। अब मैंने आप सभी को बताया, क्या बताया, कि जो हमारा बेसल नॉर्म 2 है, जो हमारा बेसल नॉर्म 2 है उसको हम थोड़ा सा एक बार पढ़ भी लेते हैं। देखो, बेसल नॉर्म 2 या बेसल 2 norm is redefined from a Basel norm 1 accord. The Basel norm 2 norms primarily stress on 3 factors. The committee calls these factors as the 3 pillars to manage risk. ठीक, Basel norm 2 में ये 3 पिलर ही बताए गए जो आपको मैंने समझाए। 3 पिलर कौन कौन से, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा सुपरविजन और तीसरा डिसिप्लिन ऑफ मार्केट। मुद्दा क्लियर हुआ। अच्छा, अब प्रश्न एक और बनता है कि बेसल 2 को इंट्रोड्यूस कब किया गया, इंट्रोडक्शन कब हुआ इसका, बोलो जल्दी से। बेसल 2 का इंट्रोडक्शन कब किया गया, तो अभी अभी मैंने आप सभी को बताया कि बेसल 2 का जो इंट्रोडक्शन हुआ वो कब हुआ बेटा, वो 1999 में हुआ। कब हुआ, 1999 में हुआ। लेकिन इसे फाइनल डायरेक्टिव के बाद में लाने की बात कही गई। बेसल नॉर्म 2 है, बेसल नॉर्म
जो 2 है इसे इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस्ड इन 1999। अब इसे लाना था फाइनल डायरेक्टिव के बाद में इन 2003 में, लेकिन ये आया नहीं। क्या मैंने कहा? लेकिन ये आया नहीं। तो आप कह सकते हैं 2003 फाइनल डायरेक्टिव, क्या मैंने कहा? फाइनल डायरेक्टिव इन 2003। तो फाइनल डायरेक्टिव कब आया? बोलो जल्दी से। फाइनल डायरेक्टिव आया 2003 में फॉर इम्प्लीमेंटिंग। क्या कहा इन्होंने फाइनल डायरेक्टिव में 2003 में? कि भाई इसका जो लागू इसे किया जाएगा, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो होगा बाय 2006। इसे जो लागू किया जाएगा वो लागू किया जाएगा 2006 में। कब लागू किया जाएगा मेरे दोस्तों? 2006 में। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में होता क्या है, 2006 में लागू होना था लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अमेरिकन बैंक्स में उस टाइम पर कहीं ना कहीं सब क्राइसिस जैसे हालात थे, तो ये लागू नहीं हो पाया भारत में भी। जब ये भारत में लागू नहीं हुआ तो फाइनली कहा गया दिस हैज बीन फुल्ली इम्प्लीमेंटेड अंडर द गाइडलाइन ऑफ आरबीआई। इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2009 से। कब से लागू किया जाएगा? 1 अप्रैल 2009 से इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा एज पर द गाइडलाइन ऑफ आरबीआई। बोलो भाई, इतनी बात क्लियर है? अब आपके मन में एक प्रश्न हो रहा होगा, मैंने एक नाम लिया सब क्राइसिस। क्या नाम लिया? सब क्राइसिस। अब आपको 2006-07 में वहां पे सब क्राइसिस के हालात, कोई भी चीज एकदम से नहीं आती, कोई भी चीज एकदम से नहीं आती, उसके धीमे धीमे पहले हालात बनते हैं। धीमे धीमे क्या बनते हैं? हालात बनते हैं। तो 2006-07 में यहाँ पर हालात ऐसे बन चुके थे, क्योंकि अमेरिका में क्या है कि जो लोन बांटने की चीजें हैं वो एकदम खुली हैं, बिना केवाईसी के, कोई केवाईसी नहीं, आते जाओ लेते जाओ, इस तरीके की चीजें। तो लोन बड़े बांटे गए, और जब लोन बांटे गए उस पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई। जब उस पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई मेरे दोस्तों, अब आप बताइए ना, जब रिकवरी नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? तो पैसा क्या आपको आप क्या सोच रहे हैं? पैसा आपको मिल पाएगा? भाई बैंक को पैसा नहीं मिला, रिकवर आपसे नहीं हुआ, आपने पैसा क्या किया पता नहीं, तो आपसे भी पैसा गया, बैंक से भी पैसा गया, तो क्राइसिस तो आना ही है। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर सब क्राइसिस आ गया था। कहाँ पर? अमेरिका में। कहाँ पर आ गया था? अमेरिका में। अब कुछ बात को समझिएगा, इसे कहते हैं बेटा बेसल नॉर्म 3। इसे क्या कहते हैं? बेसल नॉर्म 3। बेसल नॉर्म 3 को जो लागू करने की बात है, क्या मैंने कहा? बेसल नॉर्म 3 को जो लागू करने की बात आई, वो लागू कब किया जाएगा और इसे लाया कब गया और क्या क्या चीजें हैं उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। बेसल नॉर्म 3 समझिएगा, बेसल नॉर्म 3 कैपिटल रेगुलेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2013। इट विल बी फुल्ली implemented by March 31st 2019। इसे पूर्ण रूप से 2019 31 मार्च तक लागू किया जाना है। अब मेरी बात सुनिएगा बड़े गौर से। इसे कहा गया कि 2013 से स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। अब मेरी बात को बड़ी गौर से सुनिएगा, मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर, ठीक है। मेरी बात को सुनिएगा। बेसल नॉर्म 3, इसे क्या कहा गया? ये 2013 से स्टार्ट किया गया। स्टार्टेड इन 2013। इसे 2013 में क्या किया गया मेरे दोस्त? शुरू किया गया। 2013 में इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। इसे इंप्लीमेंट कब होना था? लागू कब होना था? देखिए इसमें डायरेक्ट लिखा था, मैं आपको एक्चुअलिटी बताता हूँ। इसे इंप्लीमेंट होना था, लागू होना था 2000 में। कब लागू होना था? सन 2000 में। लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। सन 2018 में लागू होना था। कब? 31 मार्च को। लेकिन ये लागू नहीं हो पाया।
जब ये लागू नहीं हो पाया तो इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, तो ये पहुंच गया सन 2019 तक। सन 2019 31 मार्च को इसे लागू किया जाना था, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। फिर इसे बढ़ाया गया 1 वर्ष के लिए, फिर 1 वर्ष के लिए इसे एक्सटेंड किया गया और ये पहुंच गया 31 मार्च 2020। अब मेरी बात को समझिएगा और गौर से जानने की कोशिश करिएगा। क्या मैंने कहा? मेरी बात को समझिएगा और गौर से जानने की कोशिश करिएगा। लागू स्टार्ट यहां हुआ, लागू यहां होना था, नहीं हो पाया, यहां होना था, नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्या इसके ऐसे कारण थे? यहां ये बोला गया था, क्या बोला गया था कि आप एक काम करिए, आप जो भी RWA है, ठीक है, उस RWA जो भी आपका RWA है, मतलब जो भी आपका रिस्क वेटेड एसेट है, क्या मैंने कहा? जो भी आपका रिस्क वेटेड एसेट है उसका आपको 2.5% मेंटेन करना पड़ेगा। 2.5% मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप कहें 2.5% क्या मेंटेन करना पड़ेगा? रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। क्या मेंटेन करना होगा? रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखिएगा, अब आप कहें सर स्टार्ट 2013 में हुआ, 2018 में लागू होना था, तो क्या मेंटेन करना था? देखो 13 से 18 के बीच में कितने साल हुए? तो आप कहोगे 5 वर्ष हुए सर। ये कहा गया इन 5 वर्षों में हर वर्ष आप क्या करोगे? अपने RWA का आपको कितना मेंटेन करना है? 2.5। तो कहा अपने RWA का हर वर्ष आप 2.5 नहीं कर पाओगे एक बार में, तो कहा हर वर्ष आप 0.5 करो। तो कहा 5 वर्षों में कितना कर लोगे? तो कहा सर 5 वर्षों में तो हो जाएगा 2.5 इंटू 5 तो 25, तो 2.5 बोलो हाँ या ना? RWA का 2.5 हो जाएगा 5 वर्षों में? तो कहा सर हो जाएगा। तो यहां ये शुरू हुआ और यहां लागू होना था। यहां तक इन्होंने रिजर्व तो कर लिया, लेकिन इसे लागू नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते चले गए लगातार, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगातार आते चले गए, जिस वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका। अब मेरी बात समझ में आई ना कि स्टार्ट यहां हुआ और यहां पे इंप्लीमेंट क्यों होना था? क्योंकि हर वर्ष उन्होंने कहा कि 0.5% ऑफ RWA आप मेंटेन करो, 5 वर्षों में कर लोगे आराम से, आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा वर्णन या भार नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर अचानक से मैं कह दूं आपको 2 करोड़ रुपए की जरूरत इकट्ठा करने हैं, है ना, तो 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करने में आपको आसमान नजर आ जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि आप वो 2 करोड़ रुपए काम करिए, आने वाले 5 वर्षों में कर लीजिए, तो हर वर्ष आपको कितना अरेंज करना है? 40 लाख रुपए। आई एम राइट और नॉट? 40 लाख रुपए अरेंज करने, तो वो आप शायद कर लो एक बार, लेकिन एकदम से मैं कह दूं करो तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब बात क्या कही गई? अब बात तुरंत ये आपको याद आनी चाहिए, क्या कि सर जो आपने कार बताया था, जो आपने कैपिटल एडुकेसी रेशियो बताया था, उसमें आपने कहा था कि भारतीय जो भी बैंक हैं, जो इंडियन बैंक्स हैं, उन इंडियन बैंक्स को अपने RWA का 9% मेंटेन करना होगा। मैंने आपसे कहा था। तो आप अब ये कह रहे हैं मुझसे कि सर मुझे ये बताइए कि अब मैं इस CAR का जो मेंटेन कर रहा हूं वो 9% कर रहा हूं, पर आपने यहां एक और बात बताई थी हमें कि एक होती है T1C और एक होती है T2C और इक्वल उसके होता है TC, मतलब टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल। हमने आपको कंसेप्ट बताया था। टायर 1 कैपिटल वो कैपिटल थी जो बैंक की कैपिटल थी, जो या बैंक की कैपिटल है, बैंक ने कमाया और रखा। टायर 2 कैपिटल वो है जो उसकी लायबिलिटीज है, जो उसे देनी है। मुद्दा क्लियर? तो अब प्रश्न ये आता है कि जो CAR हम मेंटेन करेंगे वो कैसे मेंटेन करेंगे? आपको CAR ऐसे मेंटेन करना है, यहाँ पे समझिएगा।
7% जो मेंटेन करेंगे आप RWA का यहाँ पर, ओवरऑल तो आपको RWA का कितना मेंटेन करना है 9%, रिस्क वेटेड एसेट का कितना करना है 9%, 7% जो करेंगे आप वो आपकी कौन सी कैपिटल होगी, आप कहेंगे ये कैपिटल मेरी T1 कैपिटल होगी। कौन सी होगी, T1 कैपिटल होगी। इस T1 कैपिटल में क्या बताया गया, इस T1 कैपिटल में बताया गया कि 5.5% कौन सा करोगे, 5.5% आप अपने से प्रॉफिट से मेंटेन करो, 5.5% आप अपने प्रॉफिट से इसे मेंटेन करो। कहा ठीक है, ठीक। और जो कमी हो रही है मेंटेन आप ही को करना है। 1.5% जो है, जो 1.5% है, और कि आपको क्या करनी है, और व्यवस्था करनी है। ये तो आप प्रॉफिट से करेंगे, लेकिन ये आप अपनी व्यवस्था करिए, कहां से लाएंगे ये आपको स्वयं देखना होगा, ठीक है, मेंटेन करना होगा। कहा 2% कहां से करोगे, कहा 2% जो करोगे ये आपकी टायर 2 कैपिटल होगी। कौन सी होगी, टायर 2 कैपिटल। अब देखिए इन दोनों को आप ऐड करिए तो आपको क्या 9% मिल रहा है, तो आप कहोगे जी सर 7 + 2 कितना होता है, 9 ही तो होता है मेरे दोस्त, बोलो जल्दी से। तो दोनों का आपको जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। इसे हमने क्या कहा था, मैं इसे ये कह सकता हूं क्या, CAR इक्वल्स टू कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो इक्वल्स टू T1C प्लस T2C अपॉन RWA कह सकता हूं। तो आप कहेंगे जी सर ये आप ये कह सकते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि टोटल कैपिटल, टोटल T1 प्लस T2 अपॉन RWA रिस्क वेटेड एसेट, कैपिटल क्या कर लिया, कैपिटल कॉमन ले लिया बोलो हमने, और T1 प्लस T2 अपॉन RWA, तो ये टोटल हो गया। टोटल कैपिटल का मतलब क्या होता है, टोटल का मतलब वो T1 प्लस T2 दोनों की जो सम है वो टोटल कैपिटल और TC कहलाती है। जो क्या कहलाती है, TC कहलाती है। अब आपके मन में एक प्रश्न और उठेगा कि सर जो हम 2.5% है, ठीक है, ये हमें मेंटेन करना था, ये हमें क्या करना था, मेंटेन करना था फॉर इंप्लीमेंटिंग व्हाट, बेसल 3। ये देखिए